आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही तूफानी और अहम दशक की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, ये 1920 के दशक का अंत और 1930 का पूरा दशक है। मुझे लगता है कि इस दौर की कहानी दो पटरियों पर एक साथ चलती है। एक तरफ सड़क पर आंदोलन, नारे और सत्याग्रह का शोर था, तो दूसरी तरफ लंदन और दिल्ली के बंद कमरों में संवैधानिक बातचीत की सियासत चल रही थी। बिल्कुल। और आज हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रैक कैसे एक दूसरे से टकराए और कैसे इन्होंने आजादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल सही कहा। ये दशक असल में एक रस्साकशी का खेल था, जन आंदोलन का दबाव और बातचीत की संभावनाओं के बीच। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो हमें कहाँ से शुरू करने को कहते हैं? वो हमें साइमन कमीशन के विरोध से लेकर नेहरू रिपोर्ट की कोशिशों तक ले जाते हैं, और फिर लाहौर में पूर्ण स्वराज के उस ऐतिहासिक ऐलान तक जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। और फिर उस ऐलान को हकीकत में बदलने के लिए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी बड़ी घटनाएं हुई। हाँ, लेकिन साथ ही गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन पैक्ट जैसे समझौते की कोशिशें भी चलती रहीं। और कहानी सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई की नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वैचारिक मंथन चल रहा था, जिसका क्लाइमैक्स हमें त्रिपुरी संकट में देखने को मिला। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। चलिए, तो कहानी की शुरुआत होती है 1927 में साइमन कमीशन से। अच्छा। अंग्रेजों ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमीशन बनाया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। सारे के सारे 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये तो अपने आप में ही एक मजाक जैसा लगता है। मतलब भारत का भविष्य तय होगा और कोई भारतीय ही नहीं होगा। इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे थे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड। उनका तर्क तो ये था कि 1919 के एक्ट की समीक्षा करनी है। लेकिन असल में ये भारतीयों के काबिलियत पर एक तमाचा था। एक तरह से ये कहना कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला करने के लायक नहीं है। इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहकर इसका जबरदस्त विरोध हुआ होगा। जबरदस्त। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास सेशन में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में ये फैसला हुआ कि इस कमीशन का हर हाल में बहिष्कार किया जाएगा। और जब ये कमीशन भारत पहुंचा तब क्या हुआ? तब तो पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई। 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बॉम्बे उतरा तो हर तरफ हड़तालें, प्रदर्शन और साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। इसी माहौल में लॉर्ड बर्किनहेड ने वो चुनौती दी थी, है ना? हाँ, उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि अगर भारतीयों में इतनी ही एकता है तो वे खुद एक ऐसा संवैधानिक प्रस्ताव बनाकर दिखाएं जिस पर सब सहमत हों। और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया? हाँ, इसे एक मौके की तरह देखा गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश की। बिल्कुल, अगस्त 1928 में। ये भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाने का पहला बड़ा और संगठित प्रयास था। इसमें मुख्य मांग क्या थी? पूरी आजादी? नहीं, यहीं पर एक पेंच है। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, साथ ही नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात भी थी। एक मिनट, यहाँ डोमिनियन स्टेटस का मतलब साफ कर देते हैं। इसका मतलब था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक स्वशासित देश बन जाएगा। पूरी तरह से आजाद नहीं। हाँ, जैसे उस वक्त कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे। बिल्कुल। लेकिन बर्किनहेड की चुनौती का जो दूसरा हिस्सा था, यानी सब सहमत हो, वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और उन्होंने जवाब में अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। हाँ, तो यहाँ से एक साझा संवैधानिक रास्ते पर सहमति बनाना और भी मुश्किल हो गया। तो मतलब बातचीत वाली पटरी पर तो बाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो युवा वर्ग था, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। बिल्कुल। और इसी बेचैनी का नतीजा था दिसंबर 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर सेशन। पर आधिकारिक तौर पर डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को छोड़कर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य घोषित किया गया। नेहरू ने अपने भाषण में कुछ कहा भी था इसके बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था, आज हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, आजादी। और हमारे लिए आजादी का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह मुक्ति। ये तो एक बहुत बड़ा ऐलान था, लेकिन सिर्फ ऐलान से तो काम नहीं चलता। इसको जमीन पर उतारने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया? 2 बड़े फैसले लिए गए। जी। पहला, भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जहां लोग आजादी की शपथ लेंगे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ गई। लेकिन एक सवाल है,
पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सीधे आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर दिया गया? गांधी जी ने पहले वाइसरॉय के सामने अपनी 11 मांगे क्यों रखी? ये एक तरह से पीछे हटना नहीं था? ये सवाल उस वक्त भी उठा था, लेकिन ये गांधी जी की रणनीति का एक जीनियस हिस्सा था। कैसे? 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय के सामने जो 11 मांगे रखी वो बहुत सोच समझकर चुनी गई थीं। उनमें किसानों के लिए लगान कम करने, व्यापारियों के लिए रुपए की विनिमय दर सुधारने और सबसे अहम, आम आदमी के लिए नमक कर हटाने की मांग थी। बिल्कुल, ये हर तबके को जोड़ने की एक कोशिश थी। अच्छा। और यही गांधी जी की जीनियस दिखती है। उन्होंने नमक जैसी छोटी सी चीज उठाई जो हर गरीब, अमीर, हिंदू मुसलमान को जोड़ती थी। ये सिर्फ एक टैक्स का विरोध नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रिटिश राज के दखल का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। तो सरकार को एक मौका दिया गया। हाँ, कि या तो वो मांगे मान ले या फिर एक बड़े जन आंदोलन का सामना करे। सरकार ने मांगे ठुकरा दी। तो सरकार ने गांधी जी की मांगें सिरे से खारिज कर दी। अब गांधी जी के पास सीधा एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था, और उन्होंने जो रास्ता चुना उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर शुरू हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा। हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। ये 24 दिन की यात्रा थी। कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? लगभग 387 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल की सुबह समंदर किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने अंग्रेजों का कानून तोड़ा। ये एक छोटा सा सांकेतिक काम था, लेकिन इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। इसका मतलब है कि ये आंदोलन सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरे देश में फैल गया। कहाँ-कहाँ कुछ उदाहरण है हमारे पास? हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके खुदाई खिदमतगार संगठन, जिन्हें लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला। अच्छा। मणिपुर में 13 साल की रानी गाइदिनीलू ने नेतृत्व किया। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा पर निकले। केरल में के लप्पन ने आंदोलन को बढ़ाया। हमारे सोर्सेज में धरसना सत्याग्रह का भी जिक्र है, जहां अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता दिखाई थी। हाँ, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी के बेटे मणिलाल ने धरसना के नमक डिपो पर एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया। और वहां एक अमेरिकी पत्रकार भी था, है ना? हाँ, वेब मिलर। उसने जो देखा वो लिखा, मैंने अपने पूरे जीवन में धरसना जैसा भयावह दृश्य नहीं देखा। तो सरकार का दमन चक्र भी तेज हो गया होगा। बहुत ज्यादा। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। 90,000 से ज्यादा सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। तो एक तरफ सड़कों पर इतना बड़ा आंदोलन और दमन चल रहा था। अब वापस लंदन की उस दूसरी पटरी पर आते हैं। बातचीत का क्या हुआ? सरकार समझ गई कि कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर कोई भी बातचीत अधूरी है। नवंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। बिल्कुल। तो वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। इसी दबाव के चलते सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। हाँ। एक मिनट, ये तो एक बड़ा समझौता लग रहा है। क्या ये एक तरह से आंदोलन की हार नहीं थी? कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य से हटकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हो गई। हाँ, कांग्रेस के अंदर इस समझौते को लेकर बहुत नाराजगी थी, खासकर युवा नेताओं में। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस जैसे युवा नेता इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि सरकार झुकी नहीं है और हमने अपना लक्ष्य छोड़ दिया। लेकिन गांधी जी का क्या तर्क था? उनका मानना था कि आंदोलन को हमेशा नहीं खींचा जा सकता और बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। तो इस पैक्ट की शर्तें क्या थीं? सरकार ने हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की इजाजत देने पर सहमति जताई। और बदले में कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पर सहमति दी। तो गांधी जी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर लंदन गए। वहां क्या हुआ? वो सितंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन कॉन्फ्रेंस असफल रही। क्यों? बात कहाँ अटक गई? बात दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर अटक गई। चलिए, पृथक निर्वाचक मंडल को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसका मतलब था कि किसी खास समुदाय के उम्मीदवार को चुनने के लिए सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट कर सकते थे, है ना? बिल्कुल।
जैसे मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर, और गांधी जी का मानना था कि ये समाज को, खासकर हिंदू समाज को, बांटने की एक चाल है। वो इसके सख्त खिलाफ थे। और इसी दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के लिए वो अपना कुख्यात बयान दिया था। हाँ, जिसमें उन्हें अधनंगा फकीर कहा गया था। ये दिखाता है कि ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी की ताकत को समझ नहीं पा रही थी। वो उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर देख रहे थे, एक विचार के तौर पर नहीं। तो जब कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो आगे क्या हुआ? गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे और जनवरी 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ शायद। नहीं, इस बार सरकार पहले से तैयार थी और उसने बहुत कठोरता से दमन किया। आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया और 1934 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। और इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। हाँ, रैमसे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में, जिसमें दलितों यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान कर दिया गया। और इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक सीधी वैचारिक टक्कर थी। हाँ, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ था। दोनों के तर्क क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि दलितों के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जरूरी है। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। और गांधी जी के अनशन ने पूरे देश पर भारी दबाव बनाया। बिल्कुल। और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट में क्या तय हुआ? इसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के विचार को खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। हाँ, 71 से लगभग दोगुनी करके 148 कर दी गई। इन सभी घटनाओं के बाद एक तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसका कांग्रेस ने फिर बहिष्कार किया। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और इन तीनों कॉन्फ्रेंस की चर्चाओं के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। तो ये 1935 का एक्ट, ये बस एक और ब्रिटिश कानून था या इसका कोई बड़ा महत्व था? नहीं, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक तरह से आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट था। अच्छा। हाँ, आज भी हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा और उसका ढांचा इसी एक्ट से लिया गया है। अंग्रेज भले ही सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, पर अनजाने में वो भारत के भविष्य की नींव रख रहे थे। और इसी एक्ट के तहत 1947 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। हाँ, ये पहली बार था जब कांग्रेस ने सरकार चलाने का स्वाद चखा। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये सरकारें 28 महीने तक चलीं। और इस छोटे से कार्यकाल ने ये दिखाया कि कांग्रेस अब सिर्फ आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि शासन करने में भी सक्षम है। बिल्कुल। इसी दौरान 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन भी हुआ। ये प्लानिंग कमेटी वाली बात दिलचस्प है। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के अंदर सब लोग भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर एकमत थे? बिल्कुल नहीं। ये कमेटी नेहरू के समाजवादी और औद्योगिक नजरिए को दिखाती थी, जबकि गांधी जी का जोर ग्राम स्वराज और छोटे उद्योगों पर था। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर ही भविष्य के भारत को लेकर अलग अलग विचार पनप रहे थे। हाँ, और ये वैचारिक टकराव 1939 में खुलकर सामने आया। आप त्रिपुरी संकट की बात कर रही हैं। इसे अक्सर गांधी बनाम बोस के रूप में देखा जाता है। हाँ, 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 1939 के त्रिपुरी सेशन में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इस बार उनके सामने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। बिल्कुल। वाह, मतलब गांधी जी के चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा। नतीजा क्या रहा? नतीजा चौंकाने वाला था। बोस ये चुनाव जीत गए। कांग्रेस के अंदर तो जैसे भूचाल आ गया होगा। बिल्कुल। इस पर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई थी या कांग्रेस के भविष्य को लेकर दो अलग अलग रास्तों का टकराव था? बोस क्या अलग करना चाहते थे? ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का टकराव था। बोस का मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ये अंग्रेजों पर दबाव डालने का सही मौका है। वो तुरंत एक बड़ा और आक्रामक आंदोलन छेड़ना चाहते थे। और गांधीवादी खेमा खर्च के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी के बयान के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी पे बात ही अटक गई।
बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अपनी टीम बनाकर काम करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। और अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, इसी गतिरोध के चलते बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और इसके तुरंत बाद 3 मई 1939 को बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि इतने मतभेदों के बावजूद गांधी जी ने ही बोस को देशभक्तों का देशभक्त यानी द पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स भी कहा था। ये उनके जटिल रिश्ते को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी दशक को देखें तो इसका सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे आज़ादी की लड़ाई दो पटरियों पर चली। कभी सड़क पर आंदोलन तेज हुआ तो कभी बातचीत की मेज पर उम्मीदें बंधी। पूर्ण स्वराज की मांग से लेकर सरकार चलाने के पहले अनुभव तक ये एक लंबा सफर था। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक बात ये भी है कि इस दशक की घटनाएं, चाहे वो पूना पैक्ट हो या त्रिपुरी संकट, दिखाती हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। ये इस बारे में भी एक गहन आंतरिक बहस थी कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या होगा। प्रतिनिधित्व, विचारधारा और नेतृत्व के जो सवाल तब उठे थे, उनकी गूंज आज भी भारत की राजनीति में सुनाई देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये आंतरिक लड़ाइयाँ 1947 में आज़ादी के साथ सच में सुलझ गई थीं या उन्हें बस कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया गया था।